हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का ये वीडियो आप सभी के लिए वेरी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस नए वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में जानेंगे जो हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इम्पोर्टेंट है। तो आइए अब हम बिना देर किए उस टॉपिक के बारे में जान लेते हैं जो हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहला हमारा वो टॉपिक है समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। और मैं आप सभी को इसका परिभाषा, इसका सूत्र मैं एक फिगर के माध्यम से समझाऊंगा, जिसको आपको बहुत ही आसानी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो आइए अब हम इसका मतलब समांतर क्रम संयोजन को समझते हैं। तो समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है, इसमें हमारे पास विभव का मान समान रहता है, उसी को हम समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। मतलब ऐसे बोलने के लिए हम कह देंगे कि विभव का मान इसमें समान है, तो ये समांतर क्रम संयोजन होगा। लेकिन इसका परिभाषा हम कैसे बोलेंगे, तो यही बोलेंगे कि जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें विभव का मान समान रहता है, उस संयोजन को हम समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। लेकिन मैं आपको एक फिगर के माध्यम से समझा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए, फिगर के माध्यम से मैं आपको खूब अच्छे तरीके से समझाऊंगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, मैं एक फिगर बना रहा हूँ। तो मान लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है, एक प्रतिरोध है। यह हमारे पास क्या है, एक प्रतिरोध है। इसको मैं यह हमारे पास क्या है, एक प्रतिरोध है, और हम एक और ऐसे ही प्रतिरोध ले रहे हैं, और हम एक और प्रतिरोध ले रहे हैं। तीन हम ऐसे प्रतिरोध ले रहे हैं। तीन हमने एक प्रतिरोध ले लिया, और इस प्रतिरोध का नाम हम दे दे रहे हैं R1, इस प्रतिरोध का नाम दे दे रहे हैं R2, इस प्रतिरोध का नाम हम दे दे रहे हैं R3। हमने तीन प्रतिरोध लिया, तीनों प्रतिरोधों का हमने नाम रख दिया R1, R2, R3, ये रख दिया। अब हम इन तीनों प्रतिरोध को एक सेल और इसके तार से जोड़ देंगे। सेल और तार से जोड़ेंगे तो यह हमारे पास इन तीनों को हम ऐसे मिला लेते हैं, एक बिंदु से मिला लेते हैं, और इसको भी हम ऐसे मिला लेते हैं। इसमें हम एक बटन लगा दे रहे हैं, मतलब कुंजी, और यहाँ पर हम बैटरी लगा दे रहे हैं। यहाँ पर हमने हमने यहाँ पर एक बैटरी लगा दिया, और इसमें हमारे पास क्या कर रहा है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम धारा प्रवाहित कर रहे हैं। मतलब हमने इसमें आई धारा प्रवाहित कर रहे हैं। जब इसमें धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, जब धारा इसमें जाता है तो इसमें हमारे पास धारा का मान क्या हो जाता है, इसमें धारा का मान I1 हो जाता है, इसमें हमारे पास I2 हो जाता है, और इसमें हमारे पास I3 हो जाता है। लेकिन इसमें विभव का मान जो है, V का मान हमारे पास सेम रहता है। जितना विभव का मान इस प्रतिरोध में, उतना ही इसमें भी रहेगा, उतना ही इसमें भी रहेगा। तो आप इसका परिभाषा कैसे बोलेंगे, तो इसका परिभाषा यही बोलेंगे कि जब दो या दो से अधिक प्रतिरोध, यह हमारे पास क्या है, प्रतिरोधी न है। तो जब हमारे पास ये दो प्रतिरोध है, इसके अलावा तीसरा प्रतिरोध का जोड़ना तथा इसमें विभव का मान समान होना, ये जो हमारे पास विभव है इसका मान समान होना, उस ऐसे ही संयोजन को हम क्या कहते हैं, समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। तो आप इसका परिभाषा ऐसे बोलेंगे कि जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन, एक क्या है, एक प्रकार का एक संयोजन ही न है। तो जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें विभव का मान समान रहता है या नियत रहता है, वैसे उस संयोजन को समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको समांतर क्रम संयोजन समझ में आ गया होगा। अब हम इसका एक सूत्र होता है, समांतर क्रम संयोजन का सूत्र होता है, वो सूत्र क्या होता है मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। वो होता है 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 होता है। यह हमारे पास इसका एक सूत्र होता है। तो इसको मैं अलग कलर से कर दे रहा हूँ। इसका एक सूत्र होता है 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 होता है। तो ये हमारे पास इसका सूत्र होता है। ये सूत्र हमको कहाँ से मिला है, इसकी हम पहले
गणना करेंगे। तो इसकी हम गणना करेंगे तो यहाँ पर हम लिख दें गणना करने पर क्या करेंगे, गणना। इसकी जब हम गणना करेंगे तो आपको एक सूत्र मालूम, यहाँ पर अब हम इसकी गणना करेंगे तो गणना हम करेंगे तो आपको एक हमने ओम का नियम बताया था कि ओम का नियम क्या होता है, I बराबर हमारे पास होता है V बटा R होता है। ओम का नियम में मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर हम यदि I1 धारा ले लें, यदि हम धारा का मान हम यदि I1 ले लें तो हमारे पास विभव तो हमारे पास समान है, तो ये V हमारे पास समान रहेगा, लेकिन R हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास R1 हो जाएगा। उसी प्रकार हम धारा का मान हम यदि I2 ले लें और तो V का मान हमारे पास समान रहेगा, लेकिन R का मान हमारे पास R2 हो जाएगा। यदि धारा का मान यदि हम I3 ले लें तो हमारे पास V तो समान रहेगा, लेकिन ये हमारे पास R3 हो जाएगा, R3 हो जाएगा। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। तब हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 3 से, समीकरण 1 2 व 3 से, समीकरण 1 व 2 3 से। तो 1 व 2 और 3 से करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, तो हमारे पास ये जो हमारे पास इसमें का कुल विभव जो होगा, इसमें का कुल धारा जो होगा, मतलब इसका हम यदि इस पूरे परिपथ का कुल हम विभव निकालें, मतलब कुल धारा निकालें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा I बराबर हमारे पास हो जाएगा I1, ये हमारे पास I1 हो जाएगा प्लस I2 हो जाएगा प्लस I3 हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा। तो I का मान हमारे पास क्या है, तो I का मान हमारे पास है V बटा R है, तो V बटा R हो गया। I1 का मान हमारे पास क्या है, तो V बटा में R1 है, तो R1 हो गया, प्लस V2 का मान हमारे पास क्या है, तो V2 का मान है थी I2 का मान क्या है, तो V बराबर V बटा में R2 है, प्लस I3 का मान क्या है, तो V बटा में R3 है, तो R3 हो गया। तो यहाँ से यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो इसमें भी V है, इसमें भी है, इसमें भी, तीनों में भी है, तो हम यहाँ से V कॉमन ले रहे हैं। तो ये हमारे पास V बटा R हो जाएगा। V जब हमने कॉमन ले लिया तो जब कॉमन ले लिए तो हमारे पास क्या बचेगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 बचेगा। अब यहाँ से देखिए V से तो V कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 बचेगा। और ये जो हमारे पास आया है क्या, ये जो हमारे पास आया है यही हमारा क्या होता है, यही हमारे पास समांतर क्रम संयोजन का सूत्र होता है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समांतर क्रम संयोजन का सूत्र भी याद हो गया होगा और कैसे मैंने लाया है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए मैंने आपको कैसे बताया था, सबसे पहले मैंने इसकी गणना की, गणना हमने किया तो एक मैंने ओम का नियम बताया था कि I बराबर होता है V बटा R होता है, तो V बटा R हो गया। यदि हम धारा का मान I1 धारा ले रहे हैं तो इसमें विभव का तो मान समान है, तो V तो हमारे पास सेम रहेगा, लेकिन यदि हमने I1 धारा लिया है तो यहाँ पर R1 प्रतिरोध लेना पड़ेगा, तो इसे R1 प्रतिरोध ले लिया। उसी प्रकार से हमने ये तीनों को लिख लिया, 3 समीकरण ले लिया। अब उसके बाद हमने लिखा समीकरण 1 व 2 और 3 से, तो समीकरण 1 व 2 को 3 को हमने जोड़ा, तो ये हमने क्या कर दिया, उसमें का कुल धारा निकाला है। तो I बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, I1 I2 I3 प्लस में सब में रहेगा। तो यहाँ पर हमने I1 का मान हमारे पास V बटा R था, तो V बटा R लिख दिया। उसके बाद I1 का मान हमारे पास V बटा R1 था, उसके बाद I2 का मान V बटा R2 था, I3 का मान V बटा I3 था। तो ये हमने लिख दिया। तीनों में से V कॉमन आया था, V हमने कॉमन ले लिया, V से V कट गया, तो ये हमारे पास सूत्र आ गया। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सूत्र याद हो गया होगा और कैसे मैंने लाया है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ तक आपको वीडियो समझ में आया तो एक बार मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब हम मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में। धन्यवाद।